This is my student support system. Keep watching, keep learning. मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। तो मिस्ड एबॉर्शन जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें एबॉर्शन हुआ पर किसी कारण से वो मिस हो गया, पता नहीं चला, ठीक है ना। और क्या कंडीशन है कि व्हेन द फीटस इज डेड, एबॉर्शन हो गया, फीटस डेड हो गया एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर है काफ़ी समय से, ठीक है, फॉर ए वेरिएबल पीरियड, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं चला और वो अंदर वो अभी तक है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मिस्ड एबॉर्शन कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो मिस्ड एबॉर्शन वाली जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस हो सकती है, ठीक है। द कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन ऑफ द डेड फीटस इन द यूट्रस इज नॉट क्लियर। अब ये होता क्यों है वैसे क्लियर नहीं है, बट किसी भी कारण से वो रह सकता है। If it is remained inside beyond 12 weeks, it become macerated. यदि ये 12 वीक से ज़्यादा वहाँ पर रह जाए तो क्या होगा? बिल्कुल मैसेरेटेड हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, ठीक है। एंड ममीफाइड, या ममीफाइड भी हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। द लिकर एमनी गेट एब्जॉर्ब, और जो लिकर एमनी है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड द प्लेसेंटा बिकम पेल, थिन एंड मे बी एडियरेंट, ठीक है ना। तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और वो वहाँ पर चिपक जाएगा। तो इस अब ये कंडीशन क्या हो गई? सीरियस हो गई, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन की, जो हमने अभी डिस्कस किया क्या क्या उसमें हो सकता है, इसके बेस पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अलग अलग होंगे। जैसे परसिस्टेंस ऑफ ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कंटिन्यू है, थोड़ा थोड़ा, और ब्राउनिश है, ठीक है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे पुराना आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका कलर डार्क नहीं होके ब्राउनिश होगा। डिसअपियरेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, और जो प्रेगनेंसी सिम्टम उसके थे वो धीरे धीरे कम हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा रिट्रोग्रेशन ऑफ ब्रेस्ट चेंजेस, प्रेगनेंसी में जो भी ब्रेस्ट चेंजेस हुए थे वो भी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। सीजेशन ऑफ यूटेराइन ग्रोथ, जो ग्रोथ होनी है, एब्डोमिनल गर्थ बढ़नी है, वो रुक जाती है। तो इससे उसको शक हो जाना चाहिए लेडी को कि समथिंग इज मिसिंग, ठीक है ना, और वो मिसिंग क्या है? मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। इसके अलावा नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड, यदि फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं तो वो सुनती नहीं है। इवन विद डोपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, डोपलर से भी नहीं सुनती है। डोपलर, अच्छा आप लोगों ने डोपलर तो देखा नहीं होगा ना, फर्स्ट पोस्टिंग अभी होगी ना, तो मैटरनिटी वार्ड में फर्स्ट के अंदर, सेकंड वाले में कंटिन्यू डोपलर मॉनिटरिंग होती है, वहाँ रखते हैं, हर पेशेंट की होती रहती है, तो वो देख लेना, ठीक है ना। तो डोपलर मॉनिटरिंग में FHS कितनी भी कम हो वो इजीली उसके अंदर सुनाई देती है, ठीक है ना। तो इसमें डोपलर में भी सुनाई नहीं देती है। PV एग्जामिनेशन होगा तो सर्विक्स फील फर्म, सर्विक्स टाइट होगा, और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी बिकम नेगेटिव, ठीक है ना। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कौन सा होता है? प्रेगनेंसी का जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जो कार्ड वाला, ठीक है ना, वो इम्यूनोलॉजिकल HCG वाला टेस्ट होता है और वो भी उसका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? अब वैसे तो ये सारी कंडीशन आ गई तो उससे कन्फर्म ही हो गया कि उसके अंदर जो प्रेगनेंसी है वो अब नहीं है, बट अल्ट्रासाउंड करवाने पे कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर जो फीटस है वो डेड है और वो किस कंडीशन में है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक, अगर उसमें हुआ तो मेडिकल मैनेजमेंट इंक्लूड इंसर्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन या मीजोप्रोस्टोल टैबलेट 800 मिलीग्राम वेजाइनली इन द पोस्टीरियर फोर्निक्स एंड रिपीटेड आफ्टर 24 आवर इफ नीडेड, ठीक है। तो ये वेजाइनल में जो सर्विक्स के पीछे साइड में लगा देंगे, अंदर नहीं डालेंगे, बिल्कुल सर्विक्स के पास में पोस्टीरियर फोर्निक्स में उसको डाल के रखेंगे और फिर रिपीट करेंगे 24 आवर में। नॉर्मली 48 आवर में जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो निकल जाता है, ठीक है ना, इस प्रोसेस से। अगर नहीं
तो सक्शन इवैक्यूएशन या डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन ये करना पड़ेगा, जो इसके लिए ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। अगर मेडिकल जो मेथड है वो फेल हो जाता है तो इवैक्यूएशन और क्यूरेटेज करना पड़ेगा। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है तो प्रोस्टाग्लैंडिन मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट इज इंसर्टेड इनटू पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स एवरी 4 आवर, ठीक है ना। हर 4 घंटे में ये टैबलेट वहाँ रखनी है फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स, ठीक है ना। और वेट करते हैं कि कब वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर निकल आए, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन ड्रिप चलाएंगे 10 to 20 यूनिट 500 ml में डाल के और 30 ड्रॉप पर मिनट। इफ फेल एस्केलेटिंग द डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन मैक्सिमम 200 माइक्रो, ठीक है ना। तो इसको फिर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है ना। मैनी पेशेंट्स नीड सर्जिकल इवैक्यूएशन फॉलोइंग द मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर अल्ट्रासोनोग्राफी। अब इसमें क्या होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट जब भी हमने कर दिया तो भी उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएंगे कि कहीं अभी भी कुछ प्रोडक्ट रह तो नहीं गया है। अगर रह गया है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर्जरी मतलब डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, तो डीएनसी करके वो निकालना पड़ेगा। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन इज डन वंस द सर्विक्स बिकम सॉफ्ट विद द यूज ऑफ पीजीई। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो अपन रखते हैं मीजोप्रोस्टोल टैबलेट, उसका मेन एम क्या होता है कि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली वहाँ से प्रोडक्ट बाहर निकल पाए, थोड़ा डायलेट हो जाए, है ना। अगर मान लो ये नहीं होता है तो सर्वाइकल कैनाल मैकेनिकल मेथड से डायलेट की जाती है, ठीक है ना। हमारे पास डायलेटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा डायलेट करके फिर इवैक्यूएशन किया जाता है स्लो, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर रहेगा हमारा मैनेजमेंट का, किसमें, मिस्ट वाले में, ठीक है ना। मेन एम क्या है, मेन एम ये रहता है कि हमने जो वहाँ पर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना है, अदरवाइज वो और ममीफाई हो जाएगा, कैल्सीफाई भी हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट एबॉर्शन आता है सेप्टिक एबॉर्शन, ठीक है ना। सेप्टिक एबॉर्शन क्या है, लगभग सेम कंडीशन है बट इसके अंदर वो इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। और ये अगेन और भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। एनी एबॉर्शन जो हमने अभी तक पढ़े विद द क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। यानी जो उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो, या जनरलाइज्ड पूरे यूट्रस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सेप्टिक एबॉर्शन कहलाएगा। और कोई सा भी एबॉर्शन सेप्टिक एबॉर्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज सेप्टिक एबॉर्शन व्हेन देयर आर दीज कंडीशन, ठीक है ना। इन तीनों में से ये तीनों भी हो सकती हैं, कोई भी एक हो सो। राइज इन टेम्परेचर एटलीस्ट 100 डिग्री 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो टेम्परेचर राइज हो जो इन्फेक्शन को शो करेगा। इसके अलावा ऑफेंसिव और पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज हो, या अदर एविडेंस ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन सच एज लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक या तीनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा कंसीडर होगा कि सेप्टिक एबॉर्शन हो सकता है। इसके कारण क्या होते हैं, तो पॉजिटिव फैक्टर या जो रिस्क फैक्टर होंगे उसमें मेन पॉजिटिव फैक्टर होता है अनसेफ एबॉर्शन टेक्निक बाय अनक्वालिफाइड और अनऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेज में जब सेप्टिक एबॉर्शन होके आता है तो आप अगर उसकी हिस्ट्री लेंगे तो पता लगेगा कि उसने पहले कोई क्वैक से करवाया था, ठीक है ना, डीएनसी करवाई थी या एबॉर्शन करवाया था, मेडिकली जो भी है, जो अनऑथोराइज था, उसके कारण ये होता है। 90% वही कारण है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कारण हॉस्पिटल वाला भी हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में ये अनसेफ एबॉर्शन टेक्निक ही होता है। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ केसेस द इन्फेक्शन अकर फॉलोइंग इलीगल इंड्यूस्ड एबॉर्शन, बट अगेन इन्फेक्शन कैन अकर इवन आफ्टर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, उसमें भी हो सकता है ज़्यादातर, क्योंकि जो इलीगल एबॉर्शन करते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सेप्सिस नहीं मेंटेन करते, इंस्ट्रूमेंट साफ नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो उसके द्वारा वो इन्फेक्शन हो जाता है। बाय द सेप्सिस देयर आर यूजुअली दोज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन वेजाइना। नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन होता है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो नॉर्मली वेजाइना में रहते हैं बट ऊपर असेंड नहीं होते हैं,
बट इस केस में वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर पैथोजेनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंडोजीनस, ठीक है, जो पहले वहाँ प्रेजेंट था वेजाइना में, बट वेजाइना में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट जब वो यूट्रस में चला जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस टाइप का इन्फेक्शन एंडोजीनस होगा। कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें होते हैं, एनाएरोबिक ग्रुप में होंगे फ्रेजिलिस, एरोबिक ग्रुप में और अनएरोबिक में होंगे स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई एंड टेटनस बेसिलस। इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। एरोबिक में ई कोलाई, क्लेब्सेला, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और ये जनरली क्या होता है, एक्सोजीनस होता है, मतलब वेजाइना से नहीं आके बाहर से आया है। और इसके अलावा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये मेन बैक्टीरिया हैं जो सेप्सिस का कारण बनते हैं। अब ये अगर कंडीशन होती है तो साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, जो पहले हमने 3 साइन देखे वो तो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा डिपेंड करेगा सीवियरिटी पर, जितना सीवियर इन्फेक्शन होगा उतने ही साइन एंड सिम्टम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। द वुमन लुक्स वेरी सिक एंड एंक्शियस, टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड, चिल्स एंड राइगर, ये नॉर्मली बैक्टीरिया में देखा जाता है। परसिस्टेंट टैकीकार्डिया होगा, ठीक है ना, उससे पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तेज़ी से। हाइपोथर्मिया, अगर पेशेंट शॉक में चला गया है तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इनिशियली हाइपरथर्मिया होगा, फीवर होगी, बट शॉक में चला जाएगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। एब्डोमिनल और चेस्ट पेन कंटिन्यू रहेंगे। टेकिनिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 पर मिनट हो जाएगी। इम्पेयर्ड मेंटल स्टेट, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसके कारण भी मेंटल स्टेट डिस्टर्बेंस रहेगी। डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी और रीनल एंगल टेंडरनेस होगी, ठीक है ना, पीछे बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेट में भी और पीछे भी। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, सर्वाइकल और हाई वेजाइनल स्वैब इज टेकन प्रायर टू इंटरनल एग्जामिनेशन। पीवी करने से पहले जैसे ही शक हुआ तुरंत हम स्वैब लेंगे वेजाइना और सर्विक्स के, जितना हाई से ले सकते हैं उतना। फिर उसको जांच के लिए भेजेंगे कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो कल्चर में पता लग जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। कल्चर इन द एरोबिक एंड एनारोबिक मीडिया टू फाइंड आउट द डोमिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन से बैक्टीरिया से वो इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएंगे कि कौन सी मेडिसिन से वो बैक्टीरिया सेंसिटिव है, ताकि उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। इसके अलावा स्मीयर फॉर ग्राम स्टेनिंग, ये भी हम करेंगे। ब्लड फॉर हीमोग्लोबिन, अब देखेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ तो उसके लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे। ABO-RH ब्लड ग्रुपिंग करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि अगर क्लाइंट शॉक में है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम उसका AB और ब्लड ग्रुपिंग करवा लेंगे। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन की कल्चर भी करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस, एब्डोमन टू डिटेक्ट इंट्रा यूट्राइन रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि कहीं अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो नहीं है, और पूरे एब्डोमन की भी करवाएंगे ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड तो नहीं हुआ है। इसमें इन्फेक्शन यूट्रस से आगे भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है ना, थ्रू फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा ब्लड कल्चर और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे। उसके बाद क्लिनिकल ग्रेडिंग करते हैं कि किस टाइप का सेप्सिस है, ठीक है। तो ग्रेड 1 होगा इफ़ द इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड टू द यूट्रस। अगर इन्फेक्शन सिर्फ यूट्रस तक है, फैला नहीं है, तो ग्रेड 1 का सेप्टिक एबॉर्शन हुआ। इफ़ द इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एंड पेल्विक पेरिटोनियम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ग्रेड 2 हो जाएगा, है ना। तो ग्रेड 3 वाला कौन सा होगा, ये काफ़ी सीवियर होगा, ठीक है। इसमें जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस होगा, ठीक है, पेरिटोनियम है, उसमें इन्फेक्शन, पेट दर्द सीवियर, और क्लाइंट में गो इनटू एंडोटॉक्सिक शॉक, पेशेंट शॉक में जा सकता है, जॉन्डिस एंड इवन एक्यूट रीनल फेलियर। तो ये जो कंडीशन हो जाएंगी वो कौन सा हो जाएगा, टाइप 3 या ग्रेड 3, ठीक है। तो ये हो जाएंगी हमारी ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग क्यों ज़रूरी है, कौन बताएगा।
वाई ग्रेडिंग इज एसेंशियल? हाँ पीछे, ग्रेडिंग क्यों ज़रूरी है? बातें ज़रूरी हैं या ग्रेडिंग ज़रूरी है? ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या चलेगा? दिस विल डिपेंड अपॉन ग्रेडिंग, कि ग्रेड 1 है तो अलग ट्रीटमेंट है, ग्रेड 2 है तो अलग है, ग्रेड 3 है तो अलग है, ठीक है ना। मैनेजमेंट इन केस ऑफ ग्रेड 1, अगर ग्रेड 1 है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, ठीक है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलेंगी। प्रोफाइलेक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन सीरम, एक स्पेशल इंजेक्शन है 8000 यूनिट का, वो लगाएंगे। एंड 3000 यूनिट ऑफ एंटी टेटनस सीरम, ठीक है ना। ये जो स्पेशल इंजेक्शन लगेंगे इंट्रामस्कुलरली आर गिवन इफ द हिस्ट्री इज ऑफ अनसेफ एबॉर्शन, ओके। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स एज पर नीड, पेन इसमें काफ़ी बढ़ जाएगा तो फिर उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे देंगे, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में भी नीडेड, अगर एनीमिया सीवियर है, ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया है तो हमें ये देना पड़ सकता है। इसके अलावा इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस एज एबॉर्शन इज ऑफन इनकम्प्लीट, इवैक्यूएशन शुड बी परफॉर्म्ड एट द कन्वीनियंट टाइम विद इन 24 आवर फॉलोइंग एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक शुरू करने के बाद 24 घंटे के बाद हम ये इवैक्यूएशन या डीएनसी करते हैं, ठीक है ना। तो इतने में, और उसके बाद भी एंटीबायोटिक का कोर्स तो चलेगा लंबा, है ना, 5-7 दिन मिनिमम। तो ये हमारा ग्रेड 1 का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर मान लो ग्रेड 2 है तो क्या करेंगे? अगेन शुरुआत वहीं से ही होगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन चेंज टू व्हेन द कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट इज अवेलेबल। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस चलेगा कि कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट चाहिए, जो बैक्टीरिया सेंसिटिव है उसी की स्पेसिफिक मेडिसिन हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो चलाएंगे, और इसमें मेनली आता है पिपरासिलिन, टेजोबैक्टम और कार्बापिनिन, ठीक है ना। ये काफ़ी कॉस्टली एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये आईवी उसको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगेन प्रोफाइलेक्टिक एंटी गैस गैंग्रीन इसमें भी देना है 8000 यूनिट और 3000 यूनिट एंटी टेटेनस का, इंट्रामस्कुलरली गिवन इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ अनसेफ एबॉर्शन। अगेन एनाल्जेसिक और सेडेटिव इसमें भी चलेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है। और अगेन लास्ट में क्या करेंगे? इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, डीएनसी करेंगे, यूट्रस को क्लीन करेंगे। इसमें इवैक्यूएशन 48 आवर के बाद करेंगे, ठीक है ना। उसमें ग्रेड 1 में 24 आवर के बाद और इसमें 48 आवर के बाद। क्यों करेंगे बाद में? इसमें 24 आवर और ग्रेड 2 में 48 आवर के बाद क्यों करना है? वही क्लास में अटेंटिव रहोगे तो इन चीज़ों का पता चलेगा ना। क्या पूछ रही थी कि 48 के बाद क्या होगा? है काम की चीज़ें पूछा करो, क्योंकि अब सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है ना। उसको काउंटर करने के लिए पहले कुछ तो एंटीबायोटिक चले, तो 24 घंटे, उसमें 48 घंटे तक एंटीबायोटिक चलेगी, उसके बाद डीएनसी करेंगे। और ग्रेड 1 में 24 आवर से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा सीवियर होगा उतना ही हमें वेट करना पड़ेगा कि डीएनसी कब करें, ठीक है ना। पहले एंटीबायोटिक्स चलेंगी। व्हेन द इन्फेक्शन इज कंट्रोल्ड एंड इज लोकलाइज्ड, उसके बाद में ही हम इवैक्यूएशन करते हैं। ग्रेड 3 अगर सीवियर है तो क्या करेंगे? अगेन क्लिनिकल मॉनिटरिंग, क्योंकि इसमें शॉक में जा सकता है रोगी। तो जैसे ही एडमिट होगा लगातार उसको मॉनिटर करना है। पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट एंड प्रोग्रेस ऑफ पेन, टेंडरनेस एंड मास इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। ये कंटिन्यू मॉनिटरिंग चलती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अगेन चलेंगी टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, जो सेकंड ग्रेड में हमने दिया था, ठीक है ना। इसमें भी वो टेजोबैक्टम, पिपरासिलिन वगैरह देंगे, साथ में तो कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है ना। प्रोफाइलेक्टिक अगेन वही एंटी गैस गैंग्रीन देना ही देना है, इसमें भी 8000 यूनिट और 3000 एंटी टेटनस सीरम इंट्रामस्कुलर देंगे। और सपोर्टिव थेरेपी देंगे एज डायरेक्टेड टू ट्रीट द जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस बाय गैस्ट्रिक सक्शन करना पड़ सकता है, एंड इंट्रावीनस क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन, ठीक है ना, शॉक को सही करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक और रीनल
फेलियर, इसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो पेशेंट हैं टाइप 3 वाले, ग्रेड 3 वाले, दे में नीड आईसीयू केयर, ठीक है ना, क्योंकि शॉक में चला गया, अब आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, उसका स्पेशल केयर देनी पड़ेगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम के लिए और किडनी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसमें अपीयर हो सकती है, ठीक है ना। ये पहले नहीं थी बट सेकेंडरी टू सेप्टिक एबॉर्शन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जब कुछ थोड़ी सी कंडीशन ठीक होने लगे, तुरंत नहीं, कुछ समय बाद लेप्रोटोमी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। लेप्रोटोमी क्या होती है, पूरे एब्डोमेन को कट करके पूरा अंदर एक्सप्लोर करना है कि कहाँ कहाँ इन्फेक्शन पहुँचा हुआ है, पूरा उसको एंटीसेप्टिक से वॉश करके और फिर उसको कई जगह से हमें जो सीवियर इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं, पस पड़ गई है, उसको निकालना भी पड़ सकता है काट के, है ना। तो एडिनेक्सा इज़ टू बी रिमूव। व्हाट इज़ एडिनेक्सा? जो भी यूट्रस के आसपास की चीज़ें हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उनको निकालना पड़ सकता है। इवन यूट्रस भी इसमें निकालना पड़ सकता है अगर इस कंडीशन तक कैंडिडेट पहुंच गए तो, है ना। थोरो इंस्पेक्शन ऑफ गट एंड ओमेंटम फॉर द एविडेंस ऑफ इंजरी इज मैंडेटरी। और पूरा अंदर से पेट को एक्सप्लोर किया जाता है कि कोई इंजरी या प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ये My ट्रीटमेंट student support system. Keep watching, keep learning.